नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। इस बात को ज्यादा समय नहीं बीता है जब 2 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता ये कहते थे कि चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी को मंच, कुर्सी, लाउडस्पीकर देने को डेकोरेटर, वेंडर तैयार नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि होटलों और गेस्ट हाउस तक में कमरे किराए पर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता धमका रहे हैं। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिमी मिदनापुर जिले में सभा हुई थी और उनके लिए मंच तैयार करने को कोलकाता से डेकोरेटर को ले जाया गया था और पंडाल का एक हिस्सा धराशायी हो गया था। इसके बाद से अन्य राज्यों से बीजेपी को सभा के लिए मंच और पंडाल तैयार करने के लिए डेकोरेटर और कारीगर बुलाने पड़ रहे थे। दीवार लेखन तो दूर, लोग भाजपा का झंडा लगाने से भी डरते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से स्थिति तेजी से बदलने लगी। कभी कांग्रेस के राज में वामपंथियों को झंडा लगाने से डर होता था, तो वामपंथियों के राज में पहले कांग्रेस और फिर तृणमूल के साथ वही सलूक होता था। वामपंथियों के राज में तो माकपा को वोट नहीं मिलने पर हाथ तक काट लेने की घटना हुई थी। जी हाँ, अब तृणमूल नेता भी हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं। परंतु तृणमूल कांग्रेस जब सत्ता में आई तो लोगों को लगा था कि अब स्थिति बदलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज भी ग्रामीण इलाकों में लोग कहते हैं कि पिछले 8 वर्षों से उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर कोई कार्यकर्ता कैसे विपक्षी दल का झंडा उठाएगा। अब बंगाल में सियासी रंग काफी बदल गया है। लोग बीजेपी के झंडे ही नहीं लगा रहे, बल्कि अब तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष भी जय श्री राम के नारे बुलंद कर रहे हैं। लोग बिना किसी डर के अपने घरों पर दीवार लेखन और पोस्टर बैनर लगाने की अनुमति दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह की सभा के लिए अपनी जमीन देने पर पूर्वी मिदनापुर जिले के कांथी के सुशील दास को जेल में डाला गया था। उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया गया था, लेकिन आज वही फिर से कह रहे हैं कि मैं बार बार पीएम मोदी और शाह की सभा के लिए जमीन दूंगा और इसके लिए जेल भी जाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। हर गली मोहल्ले में बीजेपी के झंडे और बीजेपी प्रत्याशियों के पोस्टर, बैनर और दीवार लेखन दिख रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि कभी कांग्रेस, फिर वामपंथी और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के वर्चस्व वाले बंगाल का सियासी रंग काफी बदल चुका है। भले ही चुनाव के नतीजे चाहे कुछ भी हो, लेकिन जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजते रहेंगे, ये तय है। कोरोना महामारी के चलते बीजेपी ने चुनाव प्रचार की रैली की शैली को बदल दिया है। भीड़ कम एकत्रित हो, इसके लिए तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित ना हो, इसके लिए चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगा रही है। बंगाल में भाजपा चुनाव समिति के सदस्य शिशिर बाजोरिया ने बताया कि सभी एलईडी स्क्रीन से लेकर मंच तैयार करने तक की जिम्मेदारी यहां की लोकल एजेंसियों के पास है। उन्होंने कहा कि पहले इंतजाम में दिक्कत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो बंगाल में मौजूदा समीकरणों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब लोगों को ये महसूस हो गया है कि ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता से विदा होने वाली हैं और उन्हें एक ऐसी सरकार मिलने वाली है जो उन्हें ज्यादा सुरक्षित महसूस कराएगी। इसलिए अब प्रदेश की जनता ने ममता और तृणमूल से डरना छोड़ दिया है। ठीक उसी तरीके से जैसे जब आप किसी ऑफिस में इस्तीफा दे देते हैं और नोटिस पीरियड सर्व करते हैं तो आपको उस दौरान किसी का भी कोई डर नहीं रहता। लेकिन एक चीज यहाँ पर उल्टी है। यहाँ कर्मचारी का नहीं, बल्कि कंपनी की बॉस यानी कि ममता बनर्जी का नोटिस पीरियड चल रहा है। ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि इस केस में तो बंगाल की जनता को कार्य मुक्ति पत्र यानी कि रिलीविंग लेटर की भी चिंता नहीं है। बंगाल में 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब 26 अप्रैल को 7वें चरण का मतदान होना है। कोलकाता की 4 सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों पर ये चुनाव होंगे। इनमें भवानीपुर, रासबिहारी, बालीगंज और कोलकाता पोर्ट सीट शामिल हैं। इन चारों सीटों पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है और ये पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार तृणमूल को महानगर में अपने गढ़ में भी भाजपा से कड़ी चुनौती मिल रही है। तृणमूल के गढ़ में सेंध लगाने की जुगत में जुटी भाजपा ने इन सीटों पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इन चारों सीटों पर तृणमूल के हैवीवेट नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें भवानीपुर सीट की बात करें तो ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गृह क्षेत्र होने के साथ परंपरागत सीट भी है।
हालांकि इस बार ममता भवानीपुर की बजाय नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है। बावजूद इसके ममता की साख यहां दांव पर है, क्योंकि इस सीट पर जीत हार सीधे उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी है। भवानीपुर से इस बार ममता ने पास की रास बिहारी सीट से 4 बार के विधायक और बिजली मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय को उतारा है। यहाँ भाजपा के स्टार उम्मीदवार और प्रसिद्ध बांग्ला अभिनेता रुद्रनील घोष से उनका मुकाबला है। रुद्रनील पहले तृणमूल में ही थे और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए। वो यहाँ तृणमूल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह रास बिहारी सीट की बात करें तो यहाँ 2001 से ही तृणमूल का कब्जा है। इस सीट से लगातार 4 बार से जीतते आ रहे कद्दावर नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय को पार्टी ने इस बार भवानीपुर सीट से उतारा है और उनकी जगह रास बिहारी से देवाशीष कुमार को प्रत्याशी बनाया है। कुमार कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर परिषद सदस्य MMIC हैं। वहीं भाजपा ने यहां से पूर्व सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सुब्रत साहा को उतारा है, जिसके चलते यहां तृणमूल की राह इस बार आसान नहीं है। बालीगंज सीट पर 2006 से तृणमूल का कब्जा है। यहां से लगातार 2 बार से विधायक तृणमूल के कद्दावर नेता और मंत्री सुब्रत मुखर्जी इस बार जीत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हें यहां बीजेपी और माकपा से कड़ी चुनौती मिल रही है। बीजेपी से एडवोकेट लोकनाथ चटर्जी, जबकि माकपा से डॉक्टर फवाद हलीम मैदान में हैं। लोकनाथ एक प्रसिद्ध वकील तो हलीम एक नामी डॉक्टर हैं और दोनों मुखर्जी की हैट्रिक रोकने के लिए बेताब हैं। हलीम लंबे समय तक बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रहे हाशिम अब्दुल हलीम के पुत्र हैं। इस बार तृणमूल प्रत्याशी के लिए यहां वकील और डॉक्टर से पार पाना आसान नहीं है। कोलकाता पोर्ट सीट की बात करें तो यहां पर 2011 से तृणमूल का कब्जा है। 2011 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही शहरी विकास और नगर पालिका मंत्री का दायित्व संभाल रहे और तृणमूल के सबसे बड़े अल्पसंख्यक नेता फिरहाद हकीम यहां से लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के दबदबे वाले इस सीट पर इस बार फिरहाद की राह भी आसान नहीं है। बीजेपी से अवध किशोर गुप्ता, जबकि कांग्रेस के मोहम्मद मुख्तार से उन्हें चुनौती मिल रही है। मुस्लिम वोट बंटने पर बीजेपी को यहां फायदा हो सकता है। पश्चिम बंगाल के राजनीति में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका बहुत बड़ी है। राज्य में मुस्लिम आबादी की संख्या करीब 30% है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 2 गुना है। पिछली बार ममता बनर्जी की जीत में इस मुस्लिम आबादी ने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार की परिस्थिति ऐसी है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को गढ़ मानते हुए टीएमसी आगे बढ़ रही है, उसमें सेंध लगाने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन पहले ही सामने था। अब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा और ओवैसी भी सामने आ गए हैं। यही नहीं, बंगाल की मुस्लिम आबादी भी मुख्य रूप से 2 जगह बटी हुई है, एक उर्दू बोलने वाले और दूसरे बांग्ला बोलने वाले। राज्य के चुनाव में मुस्लिमों की भूमिका को लेकर राजनीतिक दलों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। दरअसल अब से पहले तक राज्य के मुस्लिम ममता बनर्जी के साथ रहते थे, लेकिन कुछ पॉकेट जैसे कि मालदा, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को भी उनका बड़ा साथ मिलता रहा है। बनर्जी की पार्टी के लिए मुस्लिमों की एकजुटता बेहद जरूरी है। इस चुनाव में उर्दू बोलने वाले मुस्लिम पूरी तरीके से ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भी लेफ्ट के साथ ताल ठोक दी है। सिद्दीकी बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम हैं और काफी प्रभाव भी रखते हैं, यानी कि साफ है कि सिद्दीकी लेफ्ट के साथ मिलकर अगर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो मुस्लिम वोट बटेंगे और इसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। ऐसी स्थिति में ये कयास लगाना मुश्किल है कि किसे ज्यादा नुकसान होगा, ममता को या लेफ्ट पीरजादा को, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि सूबे में आक्रामक चुनाव प्रचार कर रही बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए है। उसे लग रहा है कि जितना मुस्लिम वोटर्स में कंफ्यूजन होगा और उनकी वोट अलग अलग जगह जाएंगे, उसका सीधा फायदा उन्हें ही मिलेगा। एक ऐसा उदाहरण लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। रायगंज सीट मुस्लिम बहुल सीट है, जहां से लेफ्ट के बड़े नेता मोहम्मद सलीम चुनाव लड़ रहे थे। सामने कांग्रेस से दीपा दास मुंशी और टीएमसी से कन्हैया लाल अग्रवाल भी उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी के देबश्री चौधरी ने उन्हें मात दे दी थी क्योंकि मुस्लिम वोट 3 जगह बट गए थे। तो बंगाल के राजनीतिक समीकरण चाहे जैसे भी हो, ममता बनर्जी का हारना तो निश्चित ही है और जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।